जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था, माइकल बिल्कुल पागल हो चुका था। वो डर के मारे सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ रहा था। जे1 उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस तेज तेज भाग रहा था। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आगे हमें दिखाया जाता है माइकल बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस जगह की असली सच्चाई अब माइकल के सामने है। एक प्रशिक्षु माइकल से पूछता है, क्या तुमने स्मेल्टिंग क्या गलाने का काम पूरा कर लिया? और ऊपर से देखने वाली विशाल आंख जो हर वक्त उन पर नजर रखती है कहती है, माइकल तुम अभी ये सब देखने के लायक नहीं हो। अंदर जे1 हॉर्न को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। माइकल सोचता है, ऐसी दुनिया असल में है भी कैसे और मैं यहाँ कैसे आ गया? जे1 एक जोरदार हमला करता है उस सींग पर, लेकिन वो अभी भी पूरा नहीं टूटा। जे1 फिर से हथौड़ा उठाता है और सींग पर वार करता है। बाहर माइकल का दिमाग घूम रहा है। उसकी दुनिया पूरी उलट पुलट हो चुकी है। आखिरकार सब कुछ थोड़ा सामान्य होता है और जे1 व माइकल सींग को दो हिस्सों में तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। माइकल सोचता है, कभी कभी इस दुनिया में कुछ चीजें बेकार ही होती हैं। लगता है ऐसे सींग संभालना मेरे बस की बात नहीं। मुझे मेयर से मिलने पहले ही आ जाना चाहिए था। माइकल बताता है कि वो दुकान के मालिक यानी मेयर से मिलने आया था, लेकिन मेयर काफी समय से वर्कशॉप में नहीं है। यहाँ जो भी मदद बची है वो बस एक कमजोर इंसान जैसे माइकल ही है, जो अब तक कभी जिंदा रहने लायक भी नहीं बन पाया। जे1 सोचता है, जिसने पहली बार ये टावर बनाया उसे साधारण प्रशिक्षु नहीं कहा जा सकता। जे1 कहता है, नस्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस म्यार बनवानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइकल कहता है, आज के लिए बहुत हो गया। जे1 मुस्कुरा कर कहता है, 10 अरब बार कोशिश करो, यही तरीका है। माइकल हंसता है, उसे लगता है उसने बहुत मेहनत की है। जे1 को याद आता है जब उसने कहा था कि उसने ब्लैक स्मिथिंग की सारी स्किल्स मास्टर कर ली हैं और उसे 99% सफलता का भरोसा है। लेकिन अब जे1 सोचता है, कहीं मैं उस 99% संभावना की तरफ नहीं बल्कि उस 1% की असफलता से भाग तो नहीं रहा। जे1 जानता है कि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन क्या माइकल को पता है कि असली प्रोसेस स्किल कैसे ट्रिगर होती है? माइकल कहता है, अगर तुम स्किल के सिद्धांत की बात कर रहे हो तो मेयर की प्रोसेस स्किल सबसे पहली स्किल में से है। ये पानी और आग जैसी है जो सदियों से है। आम इंसान इस दुनिया की शुरुआत को समझ भी कैसे सकते हैं? कोशिश करने का क्या फायदा? जे1 कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कभी भी इस दुनिया की असलियत नहीं समझ पाओगे। तुमने अभी तक अपनी स्किल्स को सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। माइकल गंभीर होकर जे1 को देखता है और समझाता है, हथौड़े और छेनी में स्पिरिट पावर डालकर उसकी मदद से सिंग को बारीकी से काटना और आकार देना, बस यही है। जे1 कहता है, अगर यही है तो बाकी कारीगर ये प्रोसेस स्किल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? माइकल कहता है, क्योंकि उन्होंने ये स्किल सीखी ही नहीं। लेकिन अगर ये सिद्धांत इतना आसान है तो बिना सीखे भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही सकता है। जे1 कहता है, मुझे खुद नहीं पता ये स्किल क्या है, लेकिन मैं फिर भी इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइकल पूछता है, वैसे भी किसी को पता है ये प्रोसेस स्किल असल में है क्या? जे1 कहता है, पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया। जे1 प्रोसेस स्किल सिंग पर इस्तेमाल करता है और दूसरों से ध्यान से देखने को कहता है। सभी देखते हैं कि कैसे कण टूट रहे हैं। जे1 कहता है, आसान नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की है कि इस दुनिया की दीवारें भी उतनी ही सख्त हो गई हैं। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन अगर मेहनत के बावजूद कुछ नहीं बदलता तो गलती मेरी नहीं इस दुनिया की है। माइकल ये सुनकर चौंक जाता है। उसे याद आता है जब मेयर ने उससे कहा था, तुम अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये मेयर का तरीका है, इंसानों का नहीं। माइकल ने पूछा था, इंसान कैसे करे? पर मेयर के पास इसका जवाब नहीं था। माइकल को अपने जन्म पर दोष नहीं देना चाहिए। इंसान के शरीर में वह प्रशिक्षु से ज्यादा बन ही नहीं सकता। माइकल ने तब अपनी सीमाएं पार करने की कोशिश की थी, लेकिन बेकार। अब माइकल पूछता है, तो क्या हम इस दुनिया के खिलाफ जाए? माइकल सोचता है, दुनिया ईमानदार है, जितनी मेहनत उतना फल, तो इसमें जीना और ढल जाना क्या गलत है? जे1 कहता है, दुनिया बार बार मना करती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत में तुम कर सकते हो। तुम बूढ़े हो पर जज्बा अभी बाकी है। अपनी आंखों से असली दुनिया देखो, किसी सिस्टम पर भरोसा मत करो। माइकल ऐसा ही करता है। उसे असली दुनिया दिखाई देती है, बिना स्किल्स बिना इंटरफेस वाली एक ईमानदार दुनिया जहाँ कोई धोखा नहीं। माइकल सोचता है, क्या मैं अब तक पागल था जो ये नहीं देख पाया? माइकल हथौड़ा उठाता है, छेनी रखता है और पूरे जोश से वार करता है। आखिर में जे1 चला जाता है। उसके और भी काम है, लेकिन अब जे1 और माइकल ने एक मान बना ली है जिससे तलवार भी काफी
संतुष्ट लगती है। माइकल पूछता है, क्या तुमने नाम सोचा? अगर नहीं तो मैं रखना चाहूंगा अलोन वुल्फ, अकेला भेड़िया। ये नाम इस तलवार पर बिल्कुल फिट बैठता है। जेहुआन जाने लगता है। माइकल एक आखिरी सवाल करता है, तुम्हारी दुनिया में मैं कैसा दिखता हूँ? जेहुआन कहता है, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, पर कौन समझ सकता है मेरी अकेली दुनिया को। जेहुआन नोट करता है कि मीनो उसका पीछा कर रही है। जेहुआन पूछता है, क्या इरादा है तुम्हारा? मीनो पास आकर कहती है, तुम्हें मारने का। जेहुआन हैरान होकर पूछता है, क्यों? मीनो कहती है, ताकि तुम्हारे पास जो स्पिरिट स्टोन है वो लेकर मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। जेहुआन हंसता है। मीनो उसे कपड़े देती है माफी के तौर पर। मीनो कहती है, भिखारी जैसी हालत में मत घूमो। जेहुआन पूछता है, अब क्या करोगी? तुम मेयर से नहीं मिली? माइकल ने मुझे रास्ता बताया, मैं मेयर से मिलूंगा और कहूंगा मुझे जानना है ब्रह्म के पेड़ और एबिस तक जाने का तरीका। मीनो कहती है, तुम क्यों जा रहे हो? वहां से लौटने वाले कभी वैसे नहीं रहते। जेहुआन कहता है, मैं लौटने नहीं जा रहा, मैं इस दुनिया और इसके लोगों को खत्म करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मीनो भड़क जाती है। मीनो कहती है, तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले? अपनी मर्जी से जीते हो, बिना किसी की परवाह किए, बोलते हो जो मन में आता है, सोचते तक नहीं कि यहाँ के लोग इंसान हैं या नहीं। जेहुआन चुप रहता है। वो सोचता है उन दो लोगों के बारे में जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। जेहुआन को पता चलता है कि मीनो के पास किसी ने बंधक बना रखा है, उसी के लिए मीनो जेहुआन को वापस लाना चाहती थी। जेहुआन देखता है कुछ लोग गली के पार खड़े हैं। जेहुआन सोचता है यही लोग होंगे। मीनो मुझे फंसाकर अपने बंधक को बचाना चाहती थी, बेकार कोशिश। सच वही रहता है क्योंकि सवाल उसे असली दुनिया दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आंकड़े और नंबर राज करते हैं, लोग अपनी आत्मा तक बेच देते हैं बस नंबर बढ़ाने के लिए। जेहुआन सोचता है मुझे इन सबसे छुटकारा पाना होगा किसी भी तरह। तभी मीनो जेहुआन की सोच को तोड़ देती है। मीनो कहती है, असल में इंसान तो तुम नहीं हो, बाकी सब है। मीनो कहती है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ सफर नहीं कर सकती। जेहुआन उसे देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जेहुआन सोचता है मीनो अचानक फिर से इंसान जैसी क्यों लग रही है। जेहुआन को पता चलता है जिन लोगों ने मीनो को धमकाया वो मेयर के ही आदमी है। जेहुआन सोचता है अब मुझे मीनो के पीछे जाना होगा, पर पहले अपना हुलिया बदलना होगा। मीनो बार में पहुंचती है, दरवाजा धीरे से खोलती है। कुछ गुंडे अंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। फॉरबिडन हेवन कबीले का बड़ा बुजुर्ग जानिया खड़ा है। जानिया कहता है, तुम अकेली क्यों आई? हमारी तो डील थी। मीनो कहती है, तुम्हें एक डायन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जेहुआन नहीं आ रहा, वो इस दुनिया को तबाह करने वाला है। जानिया कहता है, तुम पागल हो गई हो। जानिया शैडोज की सिगरेट आर्ट से हमला करता है। मीनो पहला बार बचा लेती है, पर जानिया चालाकी से फिर से हमला करता है। मीनो को चोट लगती है। जानिया कहता है, यहाँ साउंड प्रूफ बैरियर लगा है, बाहर कोई कुछ नहीं सुन सकता। अब हार मानो और जेहुआन को यहाँ लाओ। मीनो कहती है, इस दुनिया को तो अंधकार खत्म करेगा। जानिया हंसता है। गोर्गन फोर्ट्रेस में डार्क फॉरेस्ट का कोई भी नहीं है। जब तक वो जानेंगे तुम दोनों कुचल दी जाओगी। मीनो 7 खंजरों की गुप्त तकनीक इस्तेमाल करती है, पर कुछ नहीं होता। मीनो घुटनों पर गिर जाती है। मीनो को याद आता है जब जेहुआन ने उससे पूछा था, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम पीछे लौटोगी? अब मीनो सोचती है, अगर मैं शुरू से जेहुआन के साथ जाती तो ये सब नहीं होता। अचानक बाहर से एक तेज वार आता है जिससे जानिया पीछे गिर जाता है। मीनो कहती है, मुझे इस तरह की हालत बिल्कुल पसंद नहीं, और वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दुनिया तबाह करनी थी। जेहुआन बताता है कि जो कपड़े मीनो ने उसे दिए थे वो उसे ठीक से फिट ही नहीं हुए। गुंडे खुश हैं कि जेहुआन खुद ही यहाँ आ गया। जेहुआन कहता है, अगर तुम लोग मेयर के साथ हो तो उसे अभी यहाँ बुलाओ। गुंडे हैरान हैं, सोचते हैं क्या ये बंदा पागल है? एक गुंडा कहता है, इसकी फोर्ट्रेस के खिलाफ जाने की अफवाहें सच लग रही हैं। मीनो उसे सावधान रहने को कहती है। उनका लीडर 4th स्टेज एडेप्टर है। जेहुआन कहता है, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। जानिया अपने गुंडों के साथ हवा में कूदता है, हमला करने के लिए तैयार। वो कहता है, ये लड़का बहुत घमंडी है, पर कोई बात नहीं, हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो जिंदगी भर याद रहेगा। जेहुआन एक हल्का वार करता है जिससे जानिया मुश्किल से ही सही पर बच जाता है। गुंडे हैरान हैं, इसमें इतनी ताकत है? हमने तो इसे अब तक नॉन एडेप्टर ही समझा था। जानिया सोचता है, कहीं ये एबिस के ताकतवर लोगों में से तो नहीं? जेहुआन सोचता है, अब तक मेरी लाइट ट्रस्ट से सिर्फ 5 ऑन बीस्ट ही बचा था, तो क्या 4th स्टेज एडेप्टर उस दरिंदे जितना खतरनाक है? पर फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनो बारटेंडर क्लेयर को पुकारती है। जानिया कहता है, अगर लड़ाई करनी है तो कर सकते हैं, पर फिर उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। क्लेयर उन्हें कहती है कि हमला करने में देर मत करो, पर तभी एक गुंडा उसे थप्पड़ मारता
मारता है और धमकाता है, अगर और बोली तो और मार पड़ेगी। मीनो डरी हुई है, वो जेवान से भीख मांगती है। कृपया उसे बचा लो, तुम कर सकते हो ना। जेवान सोचता है ये बेकार की बात है, मैं यहाँ मेयर को ढूंढने आया हूँ। जो भी रास्ते में आएगा, चाहे दुश्मन हो या कोई और, उसे हटाना ही होगा। मीनो उसका कोट पकड़ती है, कहती है वो भी इंसान है जैसे तुम हो, जैसे हम सब हैं। जेवान बीती बातें याद करता है और फिर से उसे वो अजीब एहसास होता है। वो कंकाल जो उसे हमला करने को कह रहा था, धीरे धीरे इंसान में बदलता दिखता है। जेवान सोचता है ये सब फिर से हो रहा है। वो जोरदार वार करता है, जिससे छत के ऊपर एक सिग्नल जैसा निशान बन जाता है, जो गार्ड्स देख लेते हैं। कार्ल्टन जो वही है कहता है हमें तुरंत निकलना चाहिए। एक गुंडा कहता है साउंड प्रूफ बैरियर टूट चुका है। तभी कार्ल्टन भारी भरकम आर्मर पहने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचता है। वो जेवन को देखकर चौंकता है, यह हुआ क्या? जेवन कहता है तुम सही वक्त पर आए। ये बड़ा आदमी वही कानून तोड़ रहा है जिन पर उसे बड़ा घमंड है। मुझे कानून की पूरी धारा याद नहीं, शायद गॉर्गन क्रिमिनल लॉ का चैप्टर 276 सेक्शन 4 जैसा कुछ होगा। शायद ये आदमी मेयर के साथ मिलकर इस बार को ठिकाना बनाकर हमारी दुनिया तबाह करना चाहता है। मीनो कहती है असल में ये सब वो ही करना चाहता है। कार्ल्टन कहता है गॉर्गन क्रिमिनल लॉ के चैप्टर 194 सेक्शन 4 और चैप्टर 124 सेक्शन 6 के तहत तुम सब बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाओगे, तबाही और अपहरण के आरोप में। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ल्टन अपनी चांदी की बेड़ियों से दो लोगों को बांध देता है और अपना हथियार निकालता है। जानिया तलवार लेकर झपटता है, दोनों में भिड़ंत होती है। धीरे धीरे जानिया पीछे धकेला जाता है, उसकी तलवार में दरारें पड़ने लगती हैं। आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है, पर कार्ल्टन उसकी बाहें बांधकर उसे जमीन पर पटक देता है। जानिया पकड़ा जाता है। उसने सुना था कि कार्ल्टन जितना नेक है उतना ही भोला भी, जो अब सच लग रहा है। तभी अचानक जानिया एक बॉल फेंकता है, जिससे बार में धुआं भर जाता है। बाहर निकलते हुए वो सोचता है मुझे यहाँ ब्लैक क्लाउड का इस्तेमाल करना ही पड़ा। एक गुंडा कहता है हमारा सबसे छोटा साथी ब्लैक क्लाउड सांस में ले बैठा। जाना कहता है मैंने उसे मास्क ठीक से पहनने को कहा था, अगर उसने थोड़ा ही इनहेल किया है तो बच सकता है। तभी पीछे से कोई कहता है बिना क्लैन लीडर की इजाजत ब्लैक क्लाउड का इस्तेमाल करने की हिम्मत? ये फॉरबिडन हेवन क्लैन के एल्डर वासना का राक्षस ह्यूग सोल रैंक है। सोल रैंक पूछते हैं क्या विच ऑफ मैसेकर सच में इतनी ताकतवर थी? जाना कहता है ये सब उसकी वजह से नहीं बल्कि कार्ल्टन की वजह से हुआ। सोल रैंक हैरान होते हैं, इतना परेशान करने वाला इंसान अंदर है? उसने भी ब्लैक क्लाउड सांस में लिया होगा, मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। तभी वो देखता है कि जेवान मीनो को उठाए बाहर आ रहा है। वो पूछता है ये कौन है? सोल रैंक तुरंत हमला करता है, जिससे पूरा पेड़ उड़ जाता है। जानिया हैरान है, ये आदमी ब्लैक क्लाउड लेने के बाद भी ठीक ठाक कैसे है? बिना एंटेना वाला डियर विस्परर तो कभी सुना ही नहीं। जेवान उन्हें देखता है, सोचता है ये लोग क्लीन अप पार्टी है, बेहद परेशान करने वाले। वो सोचता है मुझे ये हमला अभी नहीं करना था, पर अब कोई चारा नहीं। जेवान गार्डनेक्स मैजेस्टी का इस्तेमाल करता है, जिससे उस दरिंदे की छवि बनती है जिससे उसकी तलवार बनी है। इस पल की उलझन में नए पहुंचे सिपाही बिना किसी हलचल के ही कट कट कर गिर जाते हैं। सोल रैंक डर कर भाग जाते हैं, कहते हैं अब ये मामला तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। जाने उसे गाली देता है, अपने गुंडों को देखता है, सोचता है यही मेरी जिंदगी का अंजाम है। जेवान कहता है अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, मेरे सवालों के जवाब दो। मेयर कहाँ है? जानिया कहता है अगर मैंने बता दिया तो जिंदा रहना ही बेकार होगा, उस आदमी को पता चला तो मौत ही बेहतर है। जेवान सोचता है वो आदमी कौन है? जानिया मजबूरी में एक स्पिरिट स्टोन निकाल कर निकल जाता है। जेवान चौंकता है, याद करता है कि मीनो ने कहा था यहाँ के लोग ऐसे लगते हैं जैसे ड्रग्स लेते हैं, पर असल में ये आत्मा की गंदगी कम करने के लिए खाते हैं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। जानिया का शरीर विकराल रूप ले लेता है। अब वो असल में मरे हुओं में से एक बन चुका है। वो अपने पंजों से आसपास के लोगों को मारता है। अब वो असल दुनिया देख सकता है कि वो असल में कहाँ रह रहा था। वो सोचता है ऐसी दुनिया में इज्जत किस काम की? अब तक वो किस बात से डर रहा था? अब वो आजाद है, इन चलते फिरते जिस्मों से परे। उसे जे हुआन की खतरनाक नजरें महसूस होती हैं। वो हमला करने की कोशिश करता है, पर आखिरी पल में रुक जाता है। एक इंसान मरे हुओं की दुनिया में क्या कर रहा है? जे हुआन कहता है तू आखिर बना क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे मारा जा सकता है। जे हुआन पूरी ताकत से वार करता है। जानिया का सिर धड़ से अलग हो जाता है। आखिरी पलों में जानिया अपनी पिछली जिंदगी याद करता है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या फिर से बारिश हो रही है? इसके साथ ही वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जे हुआन सोचता है ये आदमी था क्या? अब उसे बार में बचे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो बता सके कि मेयर कहाँ है। वो अकेला युद्ध के मैदान से चलता है। वो वहां जाता है जहां बार के घायल लोग हैं। मीनो की हालत बहुत खराब है। कार्ल्टन भी बुरी हालत में है।
कहता है अंदर के किले को तुरंत सूचना देनी होगी। मीनो जे हुआन का कोट पकड़ती है, कहती है मुझे मार दो, भी वही इंसान हूँ जो मैं थी। जे हुआन उसे देखता है और सोचता है वो वाकई इंसान है। वो उस पर कॉम्प्रीहेंड यानी उसकी मानसिक स्थिति समझने की क्षमता बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब मीनो उसके पास होती है तो जेहुआन के अपने ही सवाल डगमगाने लगते हैं, लेकिन जेहुआन जहाँ जा रहा है वहाँ किसी भी भावना की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो मीनो की बात मानकर वही करेगा जो उसने चाहा। यहाँ किसी भी तरह की झिझक की कोई जगह नहीं है। क्लेयर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है रुको, शायद अभी भी उसके जिंदा रहने की संभावना है। क्लेयर जेहुआन से विनती करती है प्लीज कुछ मत करना। अस्थायी मेडिकल कैंप में डॉक्टर मीनो की हालत पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी हालत मिनट दर मिनट बिगड़ रही है क्योंकि उस पर डेटिफिकेशन मृत बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। जेहुआन बाहर कुछ हलचल देखता है और बाहर झांकता है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। लोगों को तुरंत जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि मरे हुए लोग अब किले के अंदर घुस चुके हैं। एक आदमी एक गार्ड से पूछता है हमें कहाँ जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो गार्ड पहले ही मरे हुए लोगों में बदल चुका है। वो आदमी को तुरंत मार देता है और भी मरे हुए लोग अंदर आ जाते हैं जो किसी को भी अपने हाथ लगते ही मारने के लिए तैयार हैं। तभी कुछ लोग आसमान से छलांग लगाते हैं और सीधे मरे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। वो सभी को मारना शुरू कर देते हैं। उनके नेता के लंबे बाल हैं और उसके पास एक अनोखी तलवार है। क्लेयर नोट करती है यही वो इंसान है जिसके बारे में मीनो ने बताया था, वो जो इस जगह के सारे नियम ठुकरा देगा। वो पूरी दुनिया का फैसला अपनी नजर से करेगा और खुद तय करेगा कि असली इंसान कौन है ना? क्लेयर सोचती है मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। मैंने पहले भी एक ऐसा इंसान देखा है। लोग यहाँ इसलिए नहीं टिके क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो इसलिए टिके हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जेवान कहता है उनमें वो हिम्मत नहीं है। क्लेयर पूछती है किस बात की हिम्मत? जेवान समझाता है आगे बढ़ने की हिम्मत, उस परिभाषा तक पहुंचने की हिम्मत जो वाकई ज्यादा सही है। क्लेयर सोचती है शायद जेवान उन्हीं में से है जो ऐसी ही किसी चीज की तलाश में है। शायद इस बार वो सही भी हो, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं नहीं जानती कि जेवान असल में क्या सोच रहा है, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ वो बहुत खतरनाक है। उसे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मीनो ने तो उसे जाने से मना किया था। उसने कहा था कि लोग उसमें देखकर उम्मीद पाते हैं, तो उसे अभी इस दुनिया से हार नहीं माननी चाहिए। जेम्स पूछता है हमारे पास कितनी दवाई बची है? डॉक्टर कहता है हमने ज्यादातर दवाई किले के मास्टर की हालत संभालने में इस्तेमाल कर दी, अब बहुत कम बची है। जेम्स गुस्से में बोलता है सब बर्बाद हो गया और अपने लोगों को आदेश देता है जो भी दवाई बची है सब लेकर आओ। जेहुआन देखता है कि वो लोग दवाई कैसे बनाते हैं। वो बस सींग वाले जानवर के सींग को पीसकर पाउडर बना देते हैं। जेवान जेम्स से पूछता है क्या तुम कार्लटन को वापस इंसान बना सकते हो? जेम्स जवाब देता है अगर मुझे पता होता तो मैं इतना परेशान क्यों होता। जेवान कार्लटन को झंझोड़ता है ताकि वो होश में आए। आखिरकार कार्लटन को होश आता है। कार्लटन तुरंत कहता है मुझे मार दो, सिर्फ तुम ही मुझे खत्म कर सकते हो। जेवान सोचता है ऐसी हालत में आम लोग मदद मांगते हैं, लेकिन कार्लटन अपनी हालत में भी कानून पढ़ना शुरू कर देता है। जेवान सोचता है इसकी ये बेकार सी वफादारी फिर भी तारीफ के काबिल है। काश शुरू से ऐसे लोग ज्यादा होते तो मुझे उस भयानक टावर में 40 साल बंद नहीं रहना पड़ता। कार्लटन की आत्मा का भ्रष्टाचार 49% तक पहुंच चुका है और अब वो पूरी तरह डेड बनने ही वाला है। एंटी डेड स्क्वाड और डेमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का कप्तान जाहिर, जो स्टेज 5 अडेप्टर भी है, अंदर आता है। जेम्स समझ जाता है कि जाहिर के यहाँ आने का मतलब क्या है। जाहिर कहता है गॉर्गन के विशेष कानून अनुच्छेद 1 पद 4 के अनुसार मुझे अभी इसी वक्त कार्लटन और बाकी भ्रष्ट लोगों को खत्म करना होगा। अगर आपको सच में ये सीरीज पसंद आ रही है तो उस लाल वाला सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, क्योंकि द वॉल्ट आफ्टर द एंड अभी बहुत लंबा चलने वाला है और मैं हर पार्ट ऐसे ही तोड़फोड़ तरीके से आसान हिंदी में समझाता रहूंगा। तो भाई सब्सक्राइब ठोक दो, घंटी बजा दो और अगले पार्ट में मिलते हैं। तैयार रहो क्योंकि असली खेल अभी बाकी है।